अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। या रहीम या रहमान, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर, मैं हूँ आपके साथ। और कौन कौन सी तंजीमें जिसके ऊपर काम हो रहा है, और मैं आपको एक बड़ी अहम बात है, बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत टाइम से पहले, मुझे तो याद भी नहीं है, मेरा जब मुझे शायद होश संभाला होगा तो मैंने काफ़ी टाइम से एक बोर्ड लगा देखती थी। मैं किसी रोड पे जा रही होती थी, मुझे वो बोर्ड नजर आता था, उसका नाम होता था दारुल सुकून। मैं जब भी उसको देखती थी तो मैं कहती थी ये क्या चीज़ है दारुल सुकून, ये कोई इदारा है। और जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता लगता गया कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, उनके वेलफेयर के काम किए जाते हैं, उनके लिए मोहब्बत और प्यार के काम किए जाते हैं, उनके लिए फूड के काम किए जाते हैं, उनके लिए तालीम के काम किए जाते हैं। और एक सिस्टर्स मैनेजमेंट हुड थी जिसको उन्होंने इस तरीके से इसको उन्होंने शुरू किया था। और ऑलमोस्ट 56 ईयर्स बैक की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन हमने अपने होश में जब देखा तो हमें एक जगह पे दारुल सुकून, और जब भी बात आती थी वेलफेयर के कामों की या जो इस तरह की तंजीमें होती थी उस हवाले से बात आती थी, तो दारुल सुकून का नाम भी बड़ा जहनों में गहरा होता था, बड़ा ऑब्वियस नुमाया होता। तो आज हम उसी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ दारुल सुकून के CEO मौजूद है, सेबियो परेरा साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे शो में आए, चूँकि अब हम जिस रमज़ानुल मुबारक का महीना वैसे भी इबादत का महीना होता है, और लेने देने या लोगों की मदद या खैरात या मोहब्बत का सिलसिला तो सारे साल चलना चाहिए और चलता ही रहता है। हम दारुल सुकून की बात करते हैं तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मेरे तो बचपन में, मैंने आपको कहा, मुझे ऐसा लगता है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, क्योंकि एक ख़ास जगह से गुजरते हुए जब आप एक चीज़ आप बार बार देखते हैं तो आपको नक्श हो जाती है। तो मुझे सबसे पहले तो बताइए दारुल सुकून बेसिकली है क्या, इसके क़याम कैसे हुआ, इसके क़याम का मकसद क्या था? जैसे कि आपने कहा कि सिस्टर्स चलाती थी, और एक स्पेशल कांग्रेगेशन FMC के कांग्रेगेशन ऑफ सिस्टर्स थी जिसमें सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स और सिस्टर रूथ लुइस, इन्होंने 1950 तो बड़ी मशहूर भी थी जी। हाँ, 1969 में, जैसे 17 फरवरी 1969 में शुरू किया है, और 55 ईयर्स हो गए इस बात को। तो ज़ाहिर है उस टाइम उन्होंने जब शुरू किया, उन्होंने ये देखा कि हमारे माशरे में जो बेसहारा डिसेबल्ड बच्चों की कोई केयर नहीं होती थी, तो इनको कहते थे मदर ऑफ फॉरगॉटन वंस या मदर ऑफ द डिसेबल्ड। सो उस टाइम से इन्होंने ईदी साहब के साथ मिल के, ईदी साहब चूँकि सड़कों से नॉर्मल बच्चों को लेते थे, जैसे ही उनको कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी होती थी तो उनका एक पार्टनरशिप सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ के साथ हो गया था। और वो जो डिसेबल्ड बच्चे जिनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटी, स्पेशल बच्चे, तो उनके साथ तो फिर सारे जो बच्चे वो हमारे सिस्टर गर्ट्रूड लुक आफ्टर करती थी। और ये फिर स्टेन फैसिलिटी है 24 घंटे। शुरुआत 10 बच्चों से हुई थी, अब माशाल्लाह से इस हमारे हेड ऑफिस में फुल टू कैपेसिटी है। यहाँ पर 350 के करीब बच्चे हैं। अच्छा। 2 और ब्रांचेस खोल दिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक राशिदाबाद पे खोला है जहाँ पर कैपेसिटी तो 1000 की है, वहाँ पर भी तकरीबन 300 मुझे परेरा साहब ये बताइएगा कि इतने 55 इयर्स बैक और जब से ये चल रहे हैं, तो उनमें से जो बच्चे निकले हैं, जो पढ़ के निकले हैं, या उनके लिए क्या वेलफेयर के काम होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, इसकी मुझे स्पेसिफिकेशन बताइए। जो वहाँ बच्चे मौजूद होते हैं, मैं पहले उनके हवाले से बात करूँगी, फिर बुजुर्गों के हवाले से। देखिए, यहाँ जो बच्चे आते हैं उनकी ऐसी कंडीशन होती है कि एक तो सेरेब्रल पल्सी एक बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी है, जहाँ पर बॉडी से लेके पूरे जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती सिर्फ। तो तकरीबन 50 to 60% इस तरह के बच्चे को जो कि सिर्फ बेड्स पे होते हैं। अच्छा। उनकी टेक केयर करना, उनके और ये सीपी चाइल्ड बच्चे भी होते हैं, वही होते हैं ना? सीपी, और जो साथ साथ ऑटिज्म वाले हैं, माइक्रोसेफेलिक्स हैं, डाउन सिंड्रोम हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं। इनके, मुझे सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मैं सिर्फ इससे पूछ रही हूँ कि कोई इनको घर वाले भी बेचारे उस तरह से नहीं रख पाते, रख रहे होते हैं, लेकिन अगर इनका कोई भी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि इनको कोई पूछने भी नहीं आ रहा होता? वैसे तो जब ये इदारा कायम हुआ था तो ये चूँकि लो इनकम और मिडिल इनकम लोगों के लिए था, जो कि इस तरह के स्पेशल बच्चे अपने घर में टेक केयर नहीं। जो अमीर है ज़ाहिर है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन जो गरीब घराने के लोग होते हैं वो फिर हमारे पास आते हैं, और हम फिर स्टेन फैसिलिटी 24 घंटे इनकी टेक केयर, इनकी 4 टाइम की मील्स देते हैं, इनको नहलाना, इनकी देखभाल करना। लेकिन अब अमीरों वाले भी आ रहे हैं, अच्छे वो वाले केसेस होते हैं शायद, जो कि कुछ ऐसे फैमिलीज़ होते हैं जो कि इन बच्चों को घर में
कोने में डाल देते हैं और नहीं ध्यान करते या उनको बाहर किसी दूसरों के सामने नहीं लेके कोई स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, तो वो इनको सामने नहीं लेके आते। तो इस वजह से वो कहते हैं इस बेटर या क्या उनको उनसे प्यार नहीं होता? प्यार डेफिनेटली होता होगा। माँ, हाउ कैन अ मदर, एक माँ किस तरह, लेकिन वो एक होता है कि दे जाते हैं। या ये भी वजह होती होगी कि इनकी एक्टिविटी बने ताकि वो अपने सोशल लाइफ अपने माहौल में हो सकता है वो नॉर्मल थोड़ा बिहेव करने लगे। हमारी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कोई स्पेशल बच्चा कोई किसी मॉल में लेके जाए तो फौरन नजरें उसके ऊपर पड़ेंगी, हट भी जाते हैं कि यार, और फिर सारी नजरें उसके तरफ होती है कि घूर घूर के देख रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया उनको। तो ये थोड़ा सा हमारे माशरे को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि इस तरह के बच्चों को। ये मुझे बताएं कि ये वाले जो इन सिंड्रोम्स के बच्चे होते हैं या जो स्पेशल किड्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए क्या कोई इम्प्रूवमेंट होती है? देखिए, क्या वाकई में जैसे कि ऑटिज्म है, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, क्या उनके ऊपर कोई काम होता है? और वो मेरी एक फ्रेंड होती थी, शायद आप जानते भी होंगे, वो उनका बच्चा जब हुआ छोटा तो 1.5-2 साल बाद पता ये लगा, दोनों मियां बीवी डॉक्टर थे, कि वो ऑटिस्टिक था। बाद में पता लगा। फिर वो खैर पढ़ने इंडिया गए, इंडिया पढ़ के अपने बच्चे के लिए वो करके आए वो सारे कोर्सेज। फिर उन्होंने यहाँ कराची आके उसका एक पूरा एक इदारा खोला। उन्होंने कहा कि पता नहीं हम जिंदा रहे ना रहे, तो एटलीस्ट ये यहाँ रहेगा और बाकी और बच्चे भी। तो डू यू थिंक कि इम्प्रूवमेंट आती है ये सब करने से, या बच्चे काफी हद तक बेहतर होते हैं, या वो मतलब नहीं हो सकते? देखिए, ऑटिज्म का भी एक स्पेक्ट्रम होता है कि हर बच्चा डिफरेंट स्पेक्ट्रम के ऊपर होता है। तो उसके बाकायदा टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं जो थेरेपिस्ट, उसके ऊपर थेरेपी कौन सी हो। स्पीच थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज, बल्कि फिजियोथेरेपी भी होती है। तो ऑटिज्म को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट आते हैं इन बच्चों में। अच्छा, ये मतलब ऑटिज्म एक ऐसी जो मसला है उसके अंदर मुझे जो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सवाल मेरा गहरा है, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि अगर इसकी इम्प्रूवमेंट, क्या इतनी इम्प्रूवमेंट आती है कि बच्चा पॉटी ट्रेंड हो जाए? क्योंकि मैंने सुना है ऑटिज्म में पॉटी ट्रेनिंग में के भी मसाइल होते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान अब तक की खुसूसी ट्रांसमिशन। मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी मौजूद है, मेरे साथ परेरा साहब भी मौजूद है। पहले मैं आपकी जानिब इसलिए आऊँगी कि कोई हम एक बातचीत को सिलसिले को वहीं से शुरू करें। आप जैसे कि बता रहे थे, बच्चों के हवाले से आपने कैटेगराइज किया कि जी ऑटिस्टिक भी होते हैं, CP चाइल्ड होते हैं, जिनको जो लाइट सिंड्रोम्स होते हैं वो होते हैं, और बहुत डिफरेंट। तो क्या उनके लिए एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और उनके इलाज का तरीक़ाकार क्या होता है? क्या उनकी रिपोर्ट्स या उनको कुछ को बाहर भी भेजा जाता है, या बाहर से जो उनके लिए वेलफेयर आ रही होती है, क्या डॉक्टर्स भी आते हैं, दवाएं भी आती हैं, और किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है या उनको एक्टिव रखा जाता है? देखिए, हमारा जो जितने भी हमारे तीनों ब्रांचेस में एक रिहैब डिपार्टमेंट है, और उस रिहैब डिपार्टमेंट में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये 3 तरह की थेरेपीज, फिर जिम्नेजियम। तो ये और पूरे दिन इन बच्चों को ना एक्टिव रखा जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़, प्ले एक्टिविटी हो गया, स्पीच थेरेपी में कुछ बच्चों को स्पीच में लेकर गए, उनकी डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट नीड्स हैं। तो इस तरह से सुबह के वक्त इनकी स्पीच थेरेपी होती है। फिर जो बच्चे रह जाते हैं इनको फिर प्ले थेरेपी प्ले ग्राउंड्स में ले जाते हैं। फिर सोशल इंटरेक्शन इनकी बहुत ज़रूरी है, दूसरे बच्चों के साथ किस तरह इन्होंने इंटरेक्ट करना है, इंडल्ज करना है। तो क्या ये लोग लिव इन होते हैं या कुछ चले भी जाते हैं? नहीं, सारे हमारे पास जितने भी लिव इन होते हैं, और बल्कि हमारे पास ये है कि हम जो है पूरी कफालत करते हैं, वो हमारे साथ अनटू डेथ। मैं समझ गई आपकी बात, यानी कि जो फाइनेंशियल जो कैपेसिटी होती है या फाइनेंशियल जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, ऑल वी। तो क्या ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कोई लिस्टें होंगी, क्या इनका कोई टाइम पीरियड होता है कि इनको रजिस्टर कराना होता है, या जगह नहीं है, या कुछ ऐसा होता है? जो कैपेसिटी जहाँ पर फुल हमारी इस वक्त कश्मीर रोड पे हो चुकी है बच्चे, तो हम फिर हमारे जो राशिदाबाद ब्रांच हम वहाँ भेजते हैं। तो अब जैसे हमने कहा कि इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ तक प्रोवाइड करते हैं, और ज़ाहिर है डोनेशंस पे ही चल रहा है ये सारा, डोनेशंस और ज़कात। और दारुल सुकून के नाम की वजह से
जितने भी डॉक्टर्स कराची में हम अपने बच्चों को जब ओपीडी करवाते हैं तो डॉक्टर्स जो है ना अपना हिस्सा डालते हैं, हमारे बच्चों की ओपीडी वो फ्री करते हैं। और जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी ज़कात पे और बच्चे हैं वो तो डिस्काउंट 60% 80% हमें जो बाकी का होता है वो फिर आपका इदारा वो फिर तो आपके इदारे को भी बाहर से या फिर ये कि जो इन हाउस है ये सारी चैरिटीज आती हैं? चैरिटीज इंडिविजुअल डोनर्स आते हैं, फिर सिंध गवर्नमेंट हमें एक ग्रांट देती है जो कि 4-6 महीने हमें चल जाता है। फिर आप इन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या इन बच्चों को खास तालीम भी दिलवाई जाती है? बिल्कुल, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, हम जैसे जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं बाहर इदारे के बाहर हम वहाँ भेजते हैं। अच्छा। हम वहाँ भेजते हैं, डेफ स्कूल्स में भेजते हैं, डाउन सिंड्रोम स्कूल्स में भेजते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट जहाँ पर जिनकी एक्सपर्टीज है हम इनको वहाँ तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा आपको आउटस्टैंडिंग जो उसका मालिक नजर आया कि इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो, उनके स्पेशल ट्यूटर्स बुलाते हैं। अच्छा। हम इन हाउस इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्यूटर्स इनकी एजुकेशन के ऊपर। और ऐसे भी हैं हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कुकी, उन्होंने माशाल्लाह देखें वो एक दिन की थी अब 35 साल की हो गई हैं। अब उनके साथ ये है कि वो हमारे साथ ही रहती हैं और मैट्रिक किया, ठीक है, प्राइमरी स्कूल किया, मैट्रिक किया है। अब उनकी डिसफिगर्ड उनकी एक शक्ल थी, ज़ाहिर है वो एक्सेप्टेबिलिटी इन हमारी सोसाइटी में नहीं थी। अच्छा, लेकिन क्या रीज़न थी उसकी? ज़ाहिर है मेडिकल कोई डिफॉर्मिटीज़ थी इनिशियली, बट लेकिन ज़ाहिर है जब लोगों को एहसास हुआ कि ये इस तरह की भी एक बच्ची है तो इनके जो फ्रेंड्स जो भी इनके सराउंडिंग में लोग थे उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह से शी इज़ ब्रांड एम्बेसडर। वो मतलब डिफरेंट फोरम्स पे दारुल सुकून की को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ शी इज़ मैट्रिक, शी इज़ हम इंटर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी कोर्सेज उन्होंने किए हैं, इंग्लिश और उर्दू में लिख और पढ़ सकती है। तो शी इज़ माशाल्लाह शी इज़ वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और एक और मुझे एक बात बहुत अहम थी जो मैं पूछना चाह रही थी कि उसके अलावा बच्चों को क्या स्किल्ड पे भी काम किया जाता है? उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, वैसे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़ाहिर है, लेकिन एक बास्केट मेकिंग, एक चेन बनाना, ताकि उनके जो फिंगर्स और उनकी मूवमेंट चलती रहे, उनका जहन चलता रहे, ब्लॉक्स के साथ कुछ चीज़ें बनाना। नहीं, जैसे होता है ना कि कोई बच्चों में लग रहा है कि जी अब तो आजकल स्किल के ऊपर बड़ा काम हो रहा है दुनिया भर में, इलेक्ट्रिशियन वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, प्लम्बर्स हो गए, बच्चों को शौक होता है स्क्रू पाना लिए हुए। बल्कि इस तरह के ना जैसे बच्चे हमने क्या किया है, इनको हमने इन हाउस एक थोड़ी सी जॉब भी दे दी, एक थोड़ा सा स्टाइपेंड दे दिया। एक को इलेक्ट्रिशियन के साथ लगा दिया, एक को प्लम्बर के साथ लगा दिया, एक को जैसे लिफ्ट ऑपरेटर बना दिया और उनको एक जिम्मेदारी दे दी। तो दे फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि यार हम कुछ कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना तो वो उनको लगता है कि हम भी माशरे के कारआमद हिस्सा हैं। अच्छा,